हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। रेलवे ने पहली बार आपका क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो अगर आप आगे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो यह सेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्यूबिक इक्वेशन से है, और अच्छे से एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में यहाँ पे आएगा। क्यूबिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता है, द्विघात समीकरण के बारे में आपको पता है कि उसका जो अधिकतम घात होता था, पावर होता था, वो आपका 2 होता था। यहाँ पे जब हम बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन का, त्रिघात समीकरण का, तो यहाँ अधिकतम पावर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब पावर 3 है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जो है x का कुल मिलाकर के 3 मान संभव है। 3 ऐसे वैल्यू संभव है जो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x के स्थान पर उसको रखने पर इसको 0 बना देगा। तो जैसे द्विघात समीकरण में हम लोग ऐसे वैल्यू को अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो x का 3 वैल्यू हमें मिलेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से, पहले को, दूसरा को बीटा से, और तीसरे को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे गामा से। तो अल्फा, बीटा और गामा कुछ नहीं है, x का वह वैल्यू है जो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब है कि अल्फा, बीटा और गामा जो है इस इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या है? आपका रूट्स हो गया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं रूट्स। ठीक है, आगे चलिए। बस आपको क्या करना है, इस 3 फॉर्मूला को ध्यान रखना है, और क्यूबिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब के सब आपका इन्हीं तीनों फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपका यहाँ से पूछा गया हो। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बीपीएससी टीचर के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आपका देखने को मिलता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली बार रेलवे ने इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के मूलों का योगफल, तो यहाँ 3 मूल होगा, अल्फा, बीटा, गामा, क्या हो जाएगा? -b/a। और संयोग से देखिए, जो द्विघात समीकरण है उसके भी मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। आगे चलिए, अब अगर हम बात करें मूलों के गुणनफल का, यानी कि 3 रूट है, 3 मूल है, अगर तीनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना होगा तो -d/a हो जाए। मूलों का योगफल क्या होगा? -b/a होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होगा? -d/a होगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। यानी कि अगर हम दो दो मूल लेकर के गुना करके उसका योग निकाले, मूलों के गुणनफल का योग निकाले, तो क्या हो जाएगा? आपका c/a हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, जरा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज इस दोनों में नहीं होइएगा। मूलों का योगफल क्या होगा? -b/a हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा? -d/a होगा। और मूलों के गुणनफल का योग होगा आपका c/a। यह 3 फॉर्मूला आपके पास हो गया। अब चलिए, ABC से हम लोग यहाँ पे किसको डिनोट करेंगे? ABCD से। तो जो x² का कॉफिशिएंट होगा, यानी जो वैल्यू x³ के गुना में होगा, जो x³ का कॉफिशिएंट होगा वह हमारा a का मान, जो x² का होगा वह b का मान, जो x का होगा वह c का मान, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वह आपका d का मान। रिपीट कर रहे हैं, क्यूब वाला जो x³ के गुना में होगा, या y³ के फॉर्म में आपका इक्वेशन तो x या y किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो क्यूब के साथ जो होगा वह आपका होगा a का मान, स्क्वायर के साथ जो होगा वह b का मान, एक के साथ जो होगा वह c का मान, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है वह आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे d का मान। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, सभी मूलों का योग और गुणनफल। तो मूलों का योग भी हमें बताना है और गुणनफल भी। तो मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अभी जस्ट देखें क्या है? -b/a है। तो आप फटाफट से बता दीजिए कि -b/a का मान क्या होगा? तो सर -b यानी -8 तो क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा +8। इतना तो आप कर ही सकते हैं। -b, तो b का मान क्या है? देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस, और b का मान जो है वो आपका ऑलरेडी माइनस में है, तो -8 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? +8/a। के जगह क्या लिखेंगे हम? 4। तो 8/4 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है
यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे एक चीज और बोला था कि मूलों का गुणनफल भी बताइए, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है गामा, इसका वैल्यू हमें बताना है। या क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, यहाँ देख लीजिए माइनस डी बाई ए। तो डी का मान यहाँ से चेक करिए क्या है सर, डी का मान देखिए यह ए का, यह बी का, यह सी का, यह डी का। डी का मान 19 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 19, और नीचे में ए के जगह क्या रखेंगे 4, तो -19/4 जो है आपका मूलों का गुणनफल हो जाएगा। और योगफल कितना, योगफल आपका हो गया 2। क्लियर। चलिए, तो इसी तरीके से आगे जब भी आपका क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ भी देख लीजिए एक क्यूबिक इक्वेशन आपका दिया गया है, हमें क्या बताना है मूलों का गुणनफल। अभी जस्ट आप देखे हैं मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है आपका सर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। तो डी का मान यहाँ पे क्या है के, तो डी के जगह हम क्या लिखेंगे के लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के, और बाई ए के जगह क्या है आपका ए के जगह भी के है, तो माइनस के बाई के से के कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे पास केवल बचेगा -1 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए ए का मान क्या होगा जो एक्स क्यूब के गुणा में है के, बी का मान क्या होगा जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है -5, सी का मान जो एक्स के गुणा में -12, और डी का मान जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होगा। हमें बताना है मूलों का गुणनफल जो कि होता है माइनस डी बाई ए। बस 3 फॉर्मूला है जिसको आपको यहाँ पे क्या करना है ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिघात समीकरण बोल रखा है, बोला है एक समय के लिए दिए गए 2 मूलों के गुणनफल का योग। मतलब एक समय के लिए दिए गए 2 मूलों के गुणनफल का योग, तो मूलों के गुणनफल का योग कहने का मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या है गामा इंटू अल्फा। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें योग बताना है, और यह क्या होता है सी बाई ए होता है। यही तो होता है, क्या होता है आपका, यह आपका सी बाई ए होता है। एक समय में दिए गए 2 मूलों के गुणनफल का योग, कहने का मतलब 3 मूल है ना, तो 2 मूलों के गुणनफल का योग यानी अल्फा बीटा, फिर बीटा अल्फा और अल्फा गामा। एक समय में 2 मूल का गुना इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसका योग सी बाई ए। तो आप बताइए यहाँ पे सी का मान क्या है 4 और ए का मान क्या है 1, 4/1 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका इस क्वेश्चन का 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल है इस समीकरण में मूलों का योगफल ज्ञात करना है। अब बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी के जगह क्या लेंगे हम, बी के जगह लेंगे हम 7, तो -7, और ए के जगह क्या लेंगे हम 2, -7/2 हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चेक करते रहिएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूबिक इक्वेशन आपका दे रखा है और बोला है अल्फा बीटा और गामा है इसके रूट्स, इसके मूल जो है अल्फा बीटा और गामा है। तो हमें बताना है सम ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। सम ऑफ क्या है यहाँ पे दिया हुआ आपका, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा है और साथ में क्या है गामा है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब होता है आपका अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फा को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा गामा, इस तरीके से, प्लस, और हम क्या लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर। एक एक बार हम बारी बारी से सबका स्क्वायर करेंगे, तो हम ऐसे रहने देते हैं अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम बीटा स्क्वायर इंटू गामा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का हम क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब अगर आप इसको इस तरीके से लिखिएगा तो एक चीज देखिए कि अल्फा बीटा गामा तीनों में है, तो हम अल्फा बीटा गामा यहाँ पे कॉमन ले लिए। तो जब अल्फा बीटा गामा आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर में से अल्फा कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा गामा कॉमन ले चुके हैं तो इसमें केवल अल्फा बचेगा। यहाँ देख लीजिए अल्फा बीटा गामा कॉमन लीजिएगा तो इसमें केवल बीटा बचेगा। यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा में से अल्फा बीटा गामा कॉमन लीजिएगा तो केवल आपका क्या बचेगा गामा, जो स्क्वायर के रूप में है वही यहाँ पे एक बार बचता है। अब हमारे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है सर, मूलों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी यानी -1 तो 1 हो जाएगा, और बाई ए की जगह कितना 6 हो जाएगा।
यह दरअसल क्या है, मूलों का गुणनफल ही तो है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल यह कितना होता है सर, मूलों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, और आगे देख लीजिए गुणा, यह क्या है, यह है आपका मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी कितना हो जाएगा, -11। क्या हो जाएगा, यह आपका माइनस बी है तो -11 यानी प्लस का 11, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 6 हो जाएगा। माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि प्लस का 11/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपस में गुना करिए, ऊपर में 11 नीचे में कितना हो जाएगा 36, तो 11/36 जो है वही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। 11/36 चेक कर लीजिएगा इन वैल्यूज को। माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1, और ए के जगह 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 5 भी आपका यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लिए। आगे बढ़िए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में आइए। अगला सवाल जो है अब आपका यहाँ से जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का है। और द्विघात समीकरण का भी यह जो सवाल है वह आपका बिल्कुल नया वाला सवाल है। ठीक है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखिए। अब हम लोग चलेंगे द्विघात समीकरण के अंदर। अभी जस्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं त्रिघात समीकरण को। त्रिघात समीकरण के अंदर से इसी टाइप के क्वेश्चंस जो आपका बताया गया है, इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट सवाल आपका जो है वह पूछा जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पहला है और यह आपका दूसरा है, इसके दोनों मूल सार्व होंगे यानी कि कॉमन होंगे। कहना यह चाह रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका 2 वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका 2 वैल्यू निकल के आएगा। अब यह बोल रहा है कि इसका जो दोनों वैल्यू है एक्स का, वह इसके बराबर कब आएगा, दोनों मूल सार्व कब होगा। तो दोनों मूल सार्व होने का मतलब है कि जब दोनों इक्वेशन हमारा सेम होगा। अब दोनों इक्वेशन सेम कहने का मतलब देखिएगा यहाँ पे 2x² हमारा पहला इक्वेशन है। क्या है हमारा पहला इक्वेशन है, हमारा 2x² -5x, समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, +3 = 0। यह एक इक्वेशन है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसके प्रत्येक पद में 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x² -10x +6 = क्या होगा 0। क्या इस दोनों इक्वेशन में कोई अंतर है? आप बोलोगे कि सर अंतर तो हमें दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। बिल्कुल अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं है? जब आप इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा, 2 फिर से कॉमन लेके देखिए तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x² हो जाएगा, माइनस क्या है, माइनस का 10x था, अब कितना हो जाएगा, यह आपका 5x हो जाएगा, और प्लस यह 6 था, कितना हो जाएगा 3 = क्या होगा 0। अब 2 कॉमन लिए है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 किसके भाग में जाएगा, 0 के भाग में, और 0 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर कोई 2 इक्वेशन का मूल कॉमन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही होगा। वह क्या हो सकता है, वह आपका पहले इक्वेशन का के गुना हो सकता है ना। के गुना कहने का मतलब 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। बस यही हमें पहचानना है कि कितना गुना है। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, 2 इक्वेशन का दोनों मूल कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन तब होगा, यानी दोनों वैल्यू कॉमन तब होगा जब एक दूसरे का के गुना होगा। दूसरी बात कि अगर 2 इक्वेशन हमारा सेम है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके मूलों का योगफल निकाले या फिर इसके मूलों का योगफल निकाले, दोनों सेम आएगा। या फिर हम इसके मूलों का गुणनफल निकाले और इसके मूलों का गुणनफल निकाले, दोनों सेम आएगा। जैसे देख लीजिए, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, तो 5/2 होगा इस इक्वेशन का मूलों का योगफल, -b/a तो -5/2। ठीक है, और इसमें देख लीजिए मूलों का योगफल -b/a तो -10 यानी कि प्लस का 10/4, यह भी कितना हो गया, यह भी आपका 5/2 हो गया। तो अगर 2 इक्वेशन के दोनों मूल कॉमन है तो पहली चीज कि दोनों इक्वेशन आपका सेम होगा, एक दूसरे का के गुना होगा। दूसरा बात कि दोनों के मूलों का योगफल और गुणनफल भी आपस में बराबर होगा। ये मूलों का योगफल और गुणनफल क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन आपका सेम ही है।
तो यहाँ पे बस हमें यह पहचानना होता है कि कितना गुना है। तो एक इक्वेशन हमारा यह हो गया। अब दूसरा इक्वेशन जो है वह क्या है सर? दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है 4x², ठीक है। इसके अलावा क्या है? -k+1 +6 इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। अब हमें सिर्फ यह पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन किसका k गुना है। तो देखिए इसमें देख लीजिए, a का वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 4 है। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि पहले इक्वेशन का 2 गुना दूसरा इक्वेशन का हर एक टर्म होगा। पहले इक्वेशन का 2 गुना दूसरे इक्वेशन का हर एक टर्म होगा। किसी एक टर्म से हम पहचान लें। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है? 6 है। तो उसी तरीके से k+1 का मान जो होगा, यहाँ अगर 5 है तो कितना होगा? 10। तो k+1 का मान आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ से k का मान कितना होगा? k का मान +1 जाकर के 10 में से घटेगा 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 9। देखिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इजी सा कॉन्सेप्ट क्यों है? सिर्फ हमें क्या देखना है, क्या बोला है? द्विघात समीकरण के दोनों मूल कॉमन है। तो दोनों मूल कॉमन है, इसका सीधा सीधा मतलब है यह वाला इक्वेशन इसका k गुना होगा। अब कितना गुना है वह पहचानना है। तो देखिए यह 2 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, यानी 2 गुना है। तो सभी पद जो है, a का मान 2 गुना है तो b का मान भी 2 गुना होगा, c का मान भी 2 गुना। देख लीजिए c का मान 2 गुना है, b का मान भी 2 गुना। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा? 10 होगा। अब यहाँ पे जो है मूल वह k+1 दिया है, यानी k+1 का मान 10 होगा। तो k+1 बराबर 10, तो k का मान कितना? 9। और क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए। यहाँ से देखिए, एक द्विघात समीकरण यह वाला है, दूसरा यह वाला है। बोला है कि इसके दोनों मूल जो है वह कॉमन है। तो कौन सा सत्य होना चाहिए? कौन सा इसमें सत्य होना चाहिए, यह हमें बताना है। तो दोनों सेम है, इसका मतलब कि x³ प्लस यहाँ स्क्वायर होगा, x² + 3x + 2 का गुणज ax² + bx + c को होना चाहिए। इसका मतलब तो यही होगा। क्या होना चाहिए? इसका गुणज होना चाहिए। कहने का मतलब इसका k गुना इसको होना चाहिए। ठीक है, गुणज होने का मतलब है कि इसके गुना में यह यह इक्वेशन आपका आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि पहला इक्वेशन में ए बी सी तीनों का मान आपका पता है, तो इसका जो रेशियो होगा वह भी आपका इक्वल होगा। ए बी सी, ए का मान यहाँ देखिए x² के गुना में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब a, तो a का मान 1 हो जाएगा। x के गुना में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 3, तो 3 हो जाएगा। x के गुना में 3 है तो 3 होगा, और कांस्टेंट वाला पार्ट 2 है तो 2 होगा। यानी ए बी सी का मान 1, 3, 2 के अनुपात में होगा। अगर दो इक्वेशन कॉमन है तो दोनों इक्वेशन में ए बी सी का मान जो है आपका क्या होगा? इसी अनुपात में होगा, 1:3:2 के अनुपात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए बोला यह है कि यह वाला इक्वेशन जो है इस दोनों का दोनों मूल सार्व है, यानी दोनों मूल कॉमन है। तो बी और सी का मान बताइए। तो कंपेयर करिए। यहाँ देखिए ए का मान यहाँ 4 है, यहाँ ए का मान क्या है? 8 है, यानी कि 2 गुना है। इसका मतलब प्रत्येक मान 2 गुना होगा। बी का मान यहाँ बी है, यहाँ पे क्या है? 4 है, तो यह भी क्या होगा? 8। तो बी का मान यहाँ पे देख लीजिए, यह क्या होगा आपका? यह आपका, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 4 है, यह 8 है, यानी यह वाला 2 गुना है इसका। यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। तो सी का मान हमारा 6 हो जाएगा। सी का मान कितना होगा? सी का मान 6 होगा। आइए बी का मान देखते हैं कि बी का मान क्या होगा। तो यह इक्वेशन इसका 2 गुना है ना, तो यहाँ 4 है, तो बी का मान क्या होगा? बी का मान हमारा 2 होगा। बी का मान 2 होगा, तभी तो 2 का डबल क्या होता है? 4 होता है। प्रत्येक मान डबल हो जाएगा ना, ए का भी मान डबल, बी का भी मान डबल, सी का भी मान डबल। तीनों में से हम देख लेंगे कि कोई एक मान ए बी सी, कोई एक मान दिख रहा है। ए का मान यहाँ 4 है, यहाँ ए का मान 8 है, पकड़ में आ गया कि यह वाला जो इक्वेशन है इसका 2 गुना है। तो यहाँ देख लीजिए इसका 2 गुना मान यहाँ पे होगा, तो बी की जगह ऐसा कौन सा मान ले कि 2 गुना करने पर 4 आ जाएगा? तो 2 लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए सी का मान 3 है, तो 2 गुना यहाँ पे होगा इस इक्वेशन में, तो सी का मान कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो आंसर 2 और 6, 2 और 6 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 और 3x² + 4x + 12 = 0 के दोनों मूल सार्व है, दोनों मूल कॉमन है, तो k का मान बताइए। एक चीज बताइए, यहाँ a का मान क्या है? 2, और यहाँ क्या है? 3। यहाँ c का मान 8 है, यहाँ c का मान क्या है? 12। तो 2 से 3 कैसे आएगा? 2 में हम कितना से गुना कर ले, यहाँ पे समझिएगा, 2 में हम कितना से गुना कर ले, ठीक है, कोई एक वैल्यू मान लेते हैं कि 2 में हम m से गुना करें कि कितना आ जाए? 3 आ जाए।
हमें क्या बताना है यहाँ पे कि 2 में कितना से गुना करे कि 3 आ जाए, तो m का वैल्यू यहाँ से बता दीजिए 3/2, यानी 2 में आप 3/2 से गुना करिएगा ना, 2 में कितना से 3/2 से गुना करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझिएगा, हमें यही देखना है ना कि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 से 3 कैसे लाए, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा, तो 2 में कितना से गुना करे कि 3, तो पहले इस 2 को हटाना होगा तो 2 से भाग करना पड़ेगा, और 3 चाहिए तो 3 से गुना, यानी 2 में जब 3/2 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि प्रत्येक पद जो है वह क्या होगा, कितना से गुना किए हैं, 3/2 से, तो प्रत्येक पद 3/2 गुना होगा। देखिए 2 का 3/2 करिए 3 आ जाएगा, यहाँ देखिए k का 3/2 करिए 4 आ जाएगा, देख लीजिए k का यहाँ पे 3/2, यहाँ जो भी है उसका 3/2, अगला इक्वेशन में वही वैल्यू होगा 4। यहाँ से k का मान बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 चौके 8, नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 3, 8/3 आपके क्वेश्चन का आंसर। सबसे आसान तरीका आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही है। ठीक है, आगे चलिए, हमें सिर्फ क्या देखना है कि दूसरे इक्वेशन के एबीसी का मान पहले इक्वेशन के एबीसी के मान का कितना गुना है। देख के पता चल रहा है यहाँ 2 है, 2 से 3 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3/2, तो a का मान भी इसके a के मान का 3/2 गुना होगा, है ना, इसके a का मान इसके a के मान का 3/2 गुना, इसके b का मान इसके b के मान का 3/2 गुना, इसका c का मान इसके c के मान का 3/2 गुना, 8 में 3/2 से गुना करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 12। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10 पे आइए। यहाँ बोला है 2 द्विघात समीकरण है, दोनों के मूल कॉमन है, k का मान बताइए क्या होगा। अब फटाफट से बता दीजिए। यहाँ देखिए यह 2 है, यहाँ पे k है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 4 है, यानी इस बार क्या हो रहा है, इसका मान जो है वह आधा हो रहा है। तो आधा हो रहा है तो बताइए कि अगर a का मान यहाँ 2 है, यहाँ भी देख लीजिए c का मान यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है 3 है, आधा हो रहा है। तो a का मान 2 है तो इसमें a का मान आधा, यानी क्या होना चाहिए 1, तो k का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b से भी पकड़िए, यहाँ देख लीजिए 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए, तो k के जगह 4 होना चाहिए, तो k के जगह क्या रखेंगे कि इस पूरे का वैल्यू 4 आ जाए, तो k के जगह 1 रखिएगा, तभी तो 4 एकम 4 होगा, तो k का मान यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर से वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह हमें बताना है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। यहाँ पे हम एबीसी का मान निकाल लेंगे अलग अलग, एबीसी का जो मान होगा वो किस अनुपात में होगा। तो देखिए पहले इक्वेशन में ए का मान कितना है, x² के गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1, x के गुना में क्या है आपका 3, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वह क्या है आपका 2 है। तो इसी अनुपात में आपका दोनों इक्वेशन में एबीसी का मान होगा। हाँ, हो सकता है कि ए का मान अगले में 2 गुना, बी का मान 2 गुना, सी का मान 2 गुना हो जाए, ए का मान 3 गुना, बी का मान 3 गुना, सी का मान 3 गुना हो जाए, लेकिन रेशियो आपका यही रहेगा, एबीसी का मान इसी अनुपात में आपका बढ़ेगा या इसी अनुपात में घटेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यह बताना है कि उस कंडीशन में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है यह हमें बताना है। तो चेक करिए विकल्प ए, 4a, तो a के जगह 1, तो 4 में 1 से गुना करेंगे, इधर वैल्यू हो जाएगा 4, बराबर 2c, तो c के जगह 2 है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2b, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 6 4 10, बराबर 4 नहीं होगा, यही आपका सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाए। बाकी सब सही है। यहाँ देखिए a - b + c बराबर 0, तो a + c - b, a में c जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। a + c बराबर b, देख लीजिए यहाँ पे a + c बराबर b हो रहा है, तो बाकी सभी आपका सही हो रहा है। गलत कौन सा है, विकल्प ए गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। बोला इसके दोनों मूल कॉमन है, तो मूल कॉमन होने का सीधा सीधा मतलब है कि दोनों इक्वेशन आपका सेम ही है। दोनों इक्वेशन सेम होने कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन के एबीसी के मान का k गुना इसका मान होगा, मतलब इसमें एबीसी का मान जिस अनुपात में है अगला में भी एबीसी का मान उसी अनुपात में होगा, उसी रेशियो में होगा, चाहे 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, लेकिन अनुपात आपका क्या रहना है, यही रहना है। आगे चलिए, अगला देख लीजिए, द्विघात समीकरण दिया है, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति बताइए। अब आइए ध्यान से समझते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर यानी डी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सर डी का मान निकालना बहुत ईजी है, डी बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac, यही तो होता है। और डी के मान से नेचर आपका पता चलता है इसका। जैसे मान लीजिए कि डी का मान क्या क्या हो सकता है,
डी का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है, तीन ही तो कंडीशन हो सकता है। डी का मान क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो जाए, या डी का मान बड़ा हो सकता है 0 से, या फिर डी का मान क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है आपका 0 से। यही तीन कंडीशन है। तो डी का मान अगर 0 के बराबर होगा उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में जो है मूल इसका जो निकलेगा यानी अल्फा और बीटा का जो मान निकलेगा वह आपका इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब जो मान अल्फा का होगा वही आपका बीटा का हो जाएगा। कब, जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। अल्फा और बीटा का मान डिफरेंट डिफरेंट आएगा। और जब डी का मान छोटा होगा 0 से, उस केस में जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका, इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वह आपके सॉल्यूशन इसका आपका नहीं निकल पाएगा। ठीक है, डी का मान अगर 0 के बराबर, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। बड़ा होगा 0 से यानी अल्फा और बीटा का मान अलग अलग होगा, और छोटा होगा 0, डी का मान 0 से छोटा करने का मतलब कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आ जाए, डी का मान जो विविधकर है अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, उस केस में क्या होगा, मूल इसका जो होगा वह काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह -4, तो -4 का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। और -4ac, तो -4 गुने a गुने c, तो 4 गुने 3 गुने 2, तो 4 तिया 12, दूना कितना हो जाएगा 24। तो 16 में से 24 घटाइए, कितना आया -8। तो डी का मान -8, -8 आपका दो दो ऑप्शन में है। अच्छा, डी का मान नेगेटिव आया तो आप बताइए किसका मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो डी का मान -8 और मूल क्या होगा, मूल इसका जो है वो आपका काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ फिर से वही चीज बताना है, डी का मान बताना है, साथ ही मूल आपको बताना है। तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, -4ac, तो 4 गुने 1 गुने 13 कितना होगा आपका 52। तो 4 - 52 कितना होगा -48। -48 आपका डी का मान होगा। ठीक है, एकमात्र ऑप्शन है, और साथ ही साथ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक मूल होगा इसका। वास्तविक और काल्पनिक समझते हैं ना, रूट के भीतर अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नेगेटिव चिन्ह के साथ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या भी बोलते हैं, या फिर काल्पनिक संख्या इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी नंबर आपका बचता है सब वास्तविक संख्या होता है। रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ अगर कोई नंबर आता है तो वही क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है, या वास्तविक नहीं होता है। तो यही बोला, डी का मान -48 होगा और साथ ही साथ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसके विविधकर 9 के बराबर है, तो के का मान विविधकर कैसे निकालते हैं, यहाँ इस इक्वेशन का बी स्क्वायर, तो बी के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, -4ac, तो 4 गुने ए के जगह 1, सी के जगह के 4k, यही तो होता है। बी स्क्वायर -4ac, इसका मान कितना दिया इस क्वेश्चन में आपका 9 दिया है। 9 इधर आके 9 में से घटेगा 0, 0 बराबर क्या होगा 4k, यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, k का मान आपका यहाँ से 0 हो जाएगा। 4k बराबर 0, यानी k का मान 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में k का मान आपका यहाँ पे कितना होगा 0 हो जाएगा। ABC किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुना में होगा चिन्ह के साथ वह a, जो एक्स के गुना में होगा b, जो कॉन्स्टेंट पार्ट होगा वो आपका c। विविधकर निकालने का मतलब होता है बी स्क्वायर -4ac। अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण का विविधकर ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है अगर डी का मान नेगेटिव है तो वास्तविक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे सम्मिश्र संयुग्मी यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा आपका, काल्पनिक हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति किस बात पर निर्भर करता है, डी के मान पर, और डी क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। डी का मान निकालिए, क्या होगा बी स्क्वायर, तो बी के जगह आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और -4ac, तो 4 गुने 2 गुने 3, 4 दूना 8 तिरिक 24, कितना है यहाँ पे 24, 1 -24 यानी कि -23 आया। माइनस आया आपका डी का मान, यानी क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक यानी कि विकल्प डी, अधिकल्पित यानी इमेजिनरी रूट्स इसका आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसके मूलों की प्रकृति का निर्धारण करिए। मूलों की प्रकृति किससे पता चलता है, डी से। डी का मान निकालिए, क्या होगा बी स्क्वायर, डी के जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -4ac, तो 4 गुने 3 गुने 5, तो 4 तिया 12 पंचे कितना 60, 4 में से 60 घटाइएगा -56 आया। एक बार फिर से डी का मान नेगेटिव यानी कि क्या होगा, काल्पनिक मूल इसका हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है।
यह जो इक्वेशन है इसके मूल किस तरीके के होंगे, तो डी का मान निकालिए। डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 दूना 8 अठे 64। फिर से आपका एक बार यहाँ पे जो मान आया वह आपका नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब है कि कोई वास्तविक, दो भिन्न वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा, यानी क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, इसका जो मूल का प्रकृति है वो किस पे निर्भर करता है, डी के मान पर। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4ac तो 4 गुने 2 गुने 8, तो 4 दूना 8 अठे 64। 16 में से हम लोग 64 घटाएंगे, माइनस का आ जाएगा डी का मान। यहाँ देखिए बोला है कि द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल समान है। मूल समान कब होता है, तो मूल समान तभी होता है, आप देखे होंगे मूल समान होता है जब d बराबर क्या होता है, 0। d बराबर 0 कहने का मतलब, d बराबर 0 कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी बात को हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो जब भी बोला जाए, ठीक है, जब भी बोला जाए कि मूल समान है, यानी अल्फा और बीटा का मूल समान कहने का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा का मान दोनों इक्वल आना। अल्फा और बीटा का मान क्या आना, इक्वल आना। तो अल्फा और बीटा का मान इक्वल कब आएगा, जब डी बराबर 0 होगा। तो अलग अलग मूल कब आएगा, जब डी का मान बड़ा होगा 0 से। और कोई मूल कब नहीं निकलता है, काल्पनिक कब निकलता है, जब डी का मान छोटा होता है 0 से। तीन ही तो कंडीशन है। तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो माइनस का 4ac इस तरफ ला सकते हैं ना, बिल्कुल ला सकते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो जब भी मूल समान बोले समझ जाइए बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इस इक्वेशन में बताइए बी स्क्वायर, तो बी के जगह खुद बी ही है, तो बी स्क्वायर में यहाँ बी स्क्वायर ही रह जाएगा बराबर 4ac। तो 4 गुने 4 गुने 16, तो 4 चौके 16 गुने 16 कितना हो जाएगा आपका, 256 हो जाएगा। यह किसका मान है, 4ac। 4 गुने ए के जगह 4 और सी के जगह 16, 16 चौके 64 गुने 4 256। तो बी स्क्वायर का मान 256 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 256, और रूट 256 का मतलब होता है प्लस माइनस का 16। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, प्लस 16 का भी माइनस 16 का भी। अगर हम आपसे कहें बी स्क्वायर का मान 36 है, तो ऐसा मान बताइए बी का मान क्या रखें, तो -6 का भी स्क्वायर करेंगे प्लस का 36, 6 का भी स्क्वायर करेंगे प्लस का 36, यानी -6 प्लस 6। तो उसी तरह से बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16। एक प्लस है एक माइनस है, हमारा आंसर विकल्प सी जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 16। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए यह जो इक्वेशन है के किस मान के लिए, समीकरण का मूल समान। तो इस समीकरण का मूल समान है, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। तो बी के जगह बताइए क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा बराबर 4ac। तो 4 गुने ए के जगह 7 और सी के जगह के, तो 4 सत्ते 28 के हो जाएगा, यही तो होगा। यहाँ से के का मान बताइए 16, 28 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यही किसका मान हो जाएगा, के का। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, के का मान 4 बट्टा यहाँ पे 7 हो जाएगा। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर से देख लीजिए, वास्तविक एवं बराबर है। वास्तविक एवं बराबर कब होता है, जब बी स्क्वायर बराबर आपका 4ac हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। जब भी वास्तविक, जब भी बोले कि मूल बराबर है तो समझ जाइए बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ बी का मान बताइए, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 बराबर 4ac। तो 4 गुने ए के जगह के और सी के जगह 1, तो 4k हो जाएगा। काटिए इसको, 4 चौके 16, 4 बराबर के, यानी के का मान कितना होगा, के का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। विकल्प बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला देख लीजिए, यहाँ भी मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। तो बी का मान बताइए क्या है, यहाँ पे -8 है, तो -8 का स्क्वायर प्लस का 64 बराबर 4ac। तो 4 गुने 2 गुने के, तो 4 दूना 8 के हो जाएगा। ठीक, यह क्या है 4ac, 4 गुने ए गुने सी, तो 4 गुने 2 गुने सी के जगह के है, तो 4 दूना 8 के हो जाएगा। 8 से काटिए 64 को कितना बार में, 8 बार में, तो 8 किसका मान हो गया, के का। हमें किसका मान चाहिए, के स्क्वायर -5 का। तो इसलिए के स्क्वायर -5 का मान 8 का स्क्वायर -5 होगा।
तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 59। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति किससे पता चलता है? डी से। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालिए बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और -4ac, तो 4 गुने 3 गुने 2, तो 4 तिया 12 दूना कितना हो गया 24। यह मान किसका है? डी का मान है। डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया? 1 आया। डी का जो मान है क्या 0 के बराबर है? नहीं। 0 के बराबर होता तो समान मूल होता, 0 से छोटा होता तो फिर इसका मूल क्या हो जाता? सम्मिश्र मूल हो जाता, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता, इमेजिनरी आ जाता। लेकिन डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल आएगा। क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल आएगा। कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे? दो सॉल्यूशन, दो अलग अलग, यानी अल्फा और बीटा का मान अलग अलग निकल के आएगा। आगे बढ़िए, 3 ही कंडीशन है, बस उसको ध्यान रखना है। बोला के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इसका मूल बराबर। मूल बराबर कहने का मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहाँ से के का मान आसानी से निकल जाएगा। बोला के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का मूल बराबर हो। मूल बराबर यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब आइए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तो आपका जो ट्रिक है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। ट्रिक के अंदर क्या करना है कि बी के मान को हमें चेक करना होता है। किसके मान को चेक करना होता है? बी का मान। बी का मान चेक करना होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बी का मान या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो अगर बी का मान पॉजिटिव होता है उस केस में बी और सी दोनों का साइन हम लोग चेंज कर देते, और बी का मान अगर नेगेटिव होता है तो केवल बी का साइन चेंज करते हैं, सी का साइन हमारा वैसे ही का वैसे रहता है। यह ट्रिक है आपका किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का। रिपीट कर रहे हैं, समझिए। हम क्या करेंगे? बी के मान को चेक करेंगे। बी का मान अगर पॉजिटिव होगा तो बी और सी दोनों के साइन को चेंज करते हैं, और बी अगर नेगेटिव होता है तो केवल बी का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए बी क्या है? नेगेटिव है, तो केवल बी का साइन चेंज करिए, तो माइनस में है बी तो प्लस में हो जाएगा, और सी यहाँ पे जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस दोनों नंबर को आपस में गुणा करना है, ए के मान को और सी के मान को। गुणा करिए 7 या 21। अब 21 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 21 के लिए क्या लिख सकते हैं? 7 और 3। तो बड़का को आप पहले लिखिए और छोटका को कहाँ लिखना है? छोटका को बाद में। 7 और 3। साथ ही साथ जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे दोनों में भाग कर लीजिए। तो 7 है यहाँ भी 7 से भाग। 7/7 क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ क्या होगा? 3/7। तो 1 और 3/7 क्या होगा? 1 और 3/7। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो। समझ पा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का ट्रिक पूरा हम बताए हुए हैं। 10 से 15 मिनट में कंप्लीट ट्रिक आपको यहाँ पे बताया गया था पहले ही। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, इसके मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका जो मूल है उसको देख पा रहे होंगे किस फॉर्म में आ रहा है, तो इसी फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्म में अगर निकालना होगा तो हमें पता है कि जब भी x का मान निकालना होता है तो x का मान निकालने का फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और साथ में क्या आता है? साथ में आता है 2a। x का मान निकालने का यह फॉर्मूला होता है। ध्यान से समझिएगा तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले माइनस बी करिए। तो बी का मान माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस 7 यानी कि प्लस 7 आ जाएगा। बी का मान क्या होगा? प्लस का 7 होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर प्लस का 49 होगा, माइनस 4ac। तो 4 गुने 3 गुने 1, 4 थिया 12, यहाँ पे कितना हो गया? 12। 49 में से 12 अगर हम घटा लेते हैं तो सीधे यहाँ लिख सकते हैं 37। ठीक है, यह वैल्यू किसका है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का बट्टा 2a। तो 2 तिया कितना? 6 हो गया। तो x का मान एक तो हमारा होगा 7 प्लस रूट 37/6, और 7 माइनस रूट 37/6। तो 7 प्लस रूट 37/6 और 7 माइनस रूट 37/6, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यह एक्स्ट्रा आपका टाइप हो गया है, आंसर हमारा यही होगा। आसानी से आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला देख लीजिए, फिर वही चीज़ है, जो सॉल्यूशन है आपका इसी फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे? x का मान कैसे निकालेंगे? सर x बराबर होता है माइनस का b
तो माइनस माइनस 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी बी के जगह 9, तो 9 का स्क्वायर 81, बी के जगह -9 है, -9 का बी स्क्वायर करेंगे प्लस का 81 आएगा, माइनस 4ac। तो 4 गुने 9 गुने 1, तो 4 नमा 36 हो जाएगा, यानी 81 माइनस 36 क्या आ जाएगा, 45। तो यहाँ 45 आ गया, और साथ में नीचे में कितना 2a, 2a तो 2 नमा कितना 18। तो हमारा आंसर एक तो होगा 9 प्लस रूट 45/18, और 9 माइनस रूट 45/18, 9 प्लस रूट 45/18, 9 माइनस रूट 45/18, इजिली पिक कर सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ देखिए इसके मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके मूल को ज्ञात करना है। तो एक बात किसी भी इक्वेशन के साथ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इक्वेशन बनता कैसे है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर रहता है, माइनस यहाँ रहता है मूलों का योगफल, क्या रहता है, मूलों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल। जो भी द्विघात समीकरण बनता है वो आपका कुछ इसी प्रकार से बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ जो आपका वैल्यू होगा, ध्यान से समझिएगा, इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ अगर माइनस लिख दिए तो अंदर वाला दोनों क्या हो जाएगा आपका, दोनों माइनस होगा, तो -2a माइनस 3, तभी तो आपका माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इंटू एक्स, और आगे देख लीजिए प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस a स्क्वायर प्लस 3a है, इसको आप छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस क्या है, a स्क्वायर प्लस 3a है, बराबर क्या है जी। अब इसी से पकड़िए, ये आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस है, मूलों का योगफल, यह क्या है आपका, मूलों का योगफल, तो -2a माइनस 3। ऐसा दो नंबर यहाँ पे खोजिए, एक्स का ऐसा दो मान खोजिए जिसको जोड़ने पर -2a माइनस 3 आए। तो अगर हम यहाँ देखिए कॉमा है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2a और a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, यह हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए a में a प्लस 3 जोड़ेंगे तो 2a प्लस 3 होगा, यह भी आंसर नहीं होगा। अगर a में a प्लस 3 जोड़ेंगे तो 2a प्लस 3 होगा, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर -a में -a जोड़ेंगे तो -2a होगा और -3 होगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ से इजीली पिक हो गया, कितना, विकल्प डी।